हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सॉरी, एक्चुअली लाइव क्लासेज यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसी कारण आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो आज से ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। आप लोग इस क्लास को पहले जैसे क्लासेज देख रहे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको देखना शुरू कीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी इंडियाज का जो सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोग को मिलते हैं डेली लाइव क्लासेज। आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलता है डेली लाइव क्लासेज और आपके सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाता है। फुल एंड फाइनल आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं उन सभी सभी टॉपिक्स पर लाइव टेस्ट होता है और क्विजेज होता है और आपको प्रोवाइड होता है अनलिमिटेड एक्सेस, अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने क्लास को देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस यहां से आप लोग को प्राप्त होता है। आप लोग एक काम कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहां पर आप लोग को मिलेगा सर्च बटन। कौन सा? सर्च बटन। जब आप लोग इस सर्च बटन पे सर्च करेंगे तो एक नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा और वो नाम कौन सा है? प्रदीप कुमार सिंह। कौन सा है? प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप कुमार सिंह नाम सर्च करने के बाद वहां पर स्पेशल क्लास देखिएगा। स्पेशल क्लास पर मैं आज से वहां पर भूगोल में, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में शुरू कर रहा हूं। वहां पे इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी हम लोग यहां से पढ़ रहे हैं। प्लस में यहीं पर हिस्ट्री की, इतिहास की जितनी भी क्लासेज हुई है वो सारी की सारी क्लासेज आप लोग को मिल जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों के तीनों पार्ट का श्रेणी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा जो कि प्रीलिम्स लेवल पे होगा। ठीक है, ये अनअकैडमी के सबसे टॉप एजुकेटर हैं जिनके साथ आप सभी को पढ़ने का मौका मिलता है। और यहाँ पे हम लोगों के द्वारा इतने सारे कोर्सेज कंप्लीट कराया गया है। जैसे 23 कोर्स आपके हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं और 20 आने वाले कोर्स है, यानी कि आप लाइव क्लास भी देख सकते हो और जो कुछ कोर्स कंप्लीट हो चुका है उस कोर्स को भी आप लोग देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देखिए, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि दोनों में अंतर क्या है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मिलते हैं इसमें डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चरल शेड्यूल। ये हम लोग को प्रोवाइड होते हैं किसमें? प्लस वाले कोर्स में। वहीं पर जब हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक लिया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि पर्सनल कोच सबसे मेन यहाँ पे अहम हो जाते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर वे में गाइड करने के लिए जब कभी भी आप चाहे तब। और अगर आप लोग PK10 कोड का यूज कर लेते हो तो PK10 कोड का यूज करने के बाद आप लोगों के पर्सनल गाइडर मैं बन जाऊंगा, जो कि मैं इंटरव्यू तक खुद पहुंचा हुआ हूं। तो प्रीलिम्स और मेंस लेवल में आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए वो सारी की सारी बातों को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। भी कभी भी आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चन होगा, हर समय आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगा। और नोट्स के लिए या PDF या तैयारी करने की रणनीति, कभी भी आपको टेंशन होता है तो अगर आप इस कोड का यूज किए हैं तो हमेशा के लिए आपका, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप लोग का मैं गाइड करते रहूंगा। और इसमें एक साल के कोर्स का दाम कितना हो जाता है? एक साल के कोर्स का दाम देखा जाए 44,550 रुपया। 2 सालों के लिए PK10 कोड का यूज करने के बाद 64,800 रुपया हो जाता है। तो ये हम लोगों का क्या है? कोर्स का फीस है। अनअकैडमी की तरफ से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मैंने समझाया, जिसमें आप लोग को पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें भी अगर आप 1 साल के कोर्स को परचेज करते हैं तो कितना होगा? PK10 कोड का यूज करने के बाद आपका 62,550 रुपया ये आपका आइकॉनिक वाले में आ जाएंगे। अनअकैडमी की तरफ से इतिहास, हिस्ट्री, समझिएगा, मेरे द्वारा इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे का ऑप्शनल इतिहास है
तो अब से टेंशन लेना वो बंद कर दे, क्योंकि इतिहास की क्लासेस, कुछ क्लासेस मेरी यूट्यूब पर भी हुई है। उस क्लासेस को जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना डेप्थ में है और कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। इसके लिए भी अगर आप PK10 कोड का यूज करोगे तो आपको इतिहास में भी, इतिहास के ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ कोर्स का दाम कितना हो जाएगा, 24,750 रुपया 1 साल का हो जाएगा। अगर आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। ये था अनअकैडमी के बारे में। अब हम लोग ज्योग्राफी की अपनी क्लासेस देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक देखा हुआ था, तो लास्ट क्लास में हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को देख रहे थे। और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में हम लोग यह देख रहे थे प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर की बातों को। प्रोफेसर अल्फ्रेड अल्फ्रेड वैगनर की बातों को हम लोग समझ रहे थे। यह जर्मनी के एक सुप्रसिद्ध जलवायु वेता थे और इन्होंने पृथ्वी के निर्माण के, अलग अलग महाद्वीपों के, महासागरों के, पर्वतों के निर्माण के बारे में अपनी एक थ्योरी दी हुई थी। और उसी थ्योरी को कहा जाता है महाद्वीपीय सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत को इन्होंने परिवर्तन के रूपों को 2 पार्टों में क्लासिफिकेशन किया था और दोनों के दोनों पार्ट मैंने आप लोग को समझाया था। और अब हम लोग को यह देखना है कि इन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किया था तो उसके संबंधित 2 बलों के बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था। तो उन दोनों बलों को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जहां से हम लोग की क्लासेज हुई थी उसके जस्ट आगे की क्लासेज है ये, तो इसमें आप हेडिंग डालिएगा प्रवाह संबंधी बल। ठीक है, प्रवाह संबंधी बल के बारे में इन्होंने कौन से बल के बारे में बताया, इसको समझना है। देखिए, इन्होंने यह बोला था कि जो पृथ्वी का प्रवाह हुआ था ना, जो पृथ्वी का प्रवाह हुआ था, यह 2 दिशाओं में पृथ्वी का प्रवाह हुआ था। एक तो प्रवाह हुआ था पश्चिम की दिशा में, जिसमें उत्तरी अमेरिका का निर्माण हो रहा है और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हो रहा है। और दूसरा इन्होंने ये बताया था कि कुछ प्रवाह किधर हुआ था, उत्तर दिशा में ही हुआ था। तो 2 दिशाओं में इन्होंने प्रवाह की दिशा बताई थी। एक दिशा कौन सा बताया था इन्होंने, पश्चिम में। किसको बताया था, पश्चिम में बताया था। और दूसरी दिशा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरी दिशा इनके द्वारा कौन सा बताया गया था, उत्तर दिशा में बताया गया था। दोनों याद रहेगा कि अल्फ्रेड ने प्रवाह के संबंधी बलों के बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने ये बताया कि मुख्यतः जो भूमध्य रेखा की ओर जिसका विस्थापन हुआ था उत्तर दिशा में। आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, तो नोट्स आप लोग जरूर बनाना जहां से आप लोगों ने बनाया हुआ है। और अब तो आप लोग हल्ला बंद कर दोगे, क्योंकि आप लोगों ने यही बात बोला हुआ था कि सर ज्योग्राफी ज्योग्राफी, तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए तैयार थे, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास बनाकर आप लोगों को दे रहा हूं। ये क्लासेज अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो सेकंड क्लासेज आप लोग को मैं बनाकर दूंगा, नहीं तो आगे उसको लाइव क्लास में ही लूंगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना इसको, इस क्लास को सपोर्ट करते हैं। तो प्रवाह की दिशा इन्होंने क्या बताया था, 2 प्रवाह की दिशा है पृथ्वी की टोटल। अगर पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर जितने भी आपका वो क्षेत्र था, विशाल जो भूखंड था, जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया हुआ था, तो इस पेंजिया में 2 प्रवाह की दिशा हुआ, एक पश्चिम की तरफ चला गया और एक किधर चला गया, भूमध्य रेखा की ओर चला गया था। मैंने ग्राफ लास्ट क्लास में बताकर आप लोग को बोला था। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। इनके सभी के सभी थ्योरियों को हम लोग को ना सिर्फ समझना है बल्कि साथ में लिखते हुए भी चलना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा की ओर वाला, भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा कि जो भूमध्य रेखा की ओर जिस बल के कारण विस्थापित हुआ था वह बल कौन सा है, तो वह बल इन्होंने ये बताया गुरुत्व बल। और दूसरा बल इन्होंने दिया प्लवनशीलता के बल।
तो दो प्रकार के इन्होंने बल दिया। इन्होंने अपनी थ्योरी में यह कहा कि महाद्वीप किससे बना हुआ है, एक बार मैं लिख के समझा दे रहा हूं। महाद्वीप सियाल का बना है, महाद्वीप सियाल का बना है तथा सीमा से कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। अब देखिए इन्होंने कौन सी बात बोल दिया, इन्होंने बोला कि सीमा सियाल नीफे वाला बात मैंने आप लोगों को बताया था ना। इन्होंने ये बोला, समझिए इस लाइन को आप लोगों के द्वारा, कि इन्होंने ये कहा कि जो ऊपरी पार्ट जो सियाल है ना, जो महाद्वीप है ना, यह महाद्वीप किससे बना हुआ है, जितने भी महाद्वीप है वो किससे बने हुए हैं, सियाल से बने हुए हैं। और सीमा जो पार्ट है इसका, उससे क्या है, इसका घनत्व कम है, और कम घनत्व है तो ऊपर वाले पार्ट पर है, और ऊपर वाले पार्ट होने के कारण ये हमेशा क्या है, तैर रहे हैं। इन्होंने इस बात को यहां पर बता दिया। देखिए इनके द्वारा यहां पर बताया गया कि यहां पर मैं बताकर समझा दे रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सीमा, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, सीमा का हो गया। ये जितने भी महाद्वीप है ना, ये सीमा के ऊपर है, और ये ऊपर होने के कारण क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। यानी कि सबसे नीचे वाले पार्ट में कौन सा आ जाएगा, नीफे आ जाएगा। कौन सा होगा, नीफे होगा। तो नीफे हो गया, सीमा हो गया, और उसके ऊपर सबसे कम घनत्व महाद्वीपों के होने के कारण यह हमेशा सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। देखिएगा यहां पॉइंट समझिएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर पार्ट हमारा सीमा का पार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां पर सियाल का, तो सियाल क्या है, हल्का है, तो सियाल के ऊपर जो हम लोग यह देखते हैं कि महासागर, यहां पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये पर्वतों का निर्माण क्यों हो रहा है, इनसे इस क्वेश्चन को यहां पूछा गया। इन्होंने ये कहा फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, और यहां पर इन्होंने ये कहा था कि बिना रुकावट के तैर रहा है। तो इनके अपने ही शब्दों में विरोधाभास देखा गया, और उसी विरोधाभास के कारण इन्होंने जो यह नियम दिया था, इस नियम को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बस आपको यहां पर यह याद रखने योग्य है कि भूमध्य रेखा की तरफ जो प्रसारित हो रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ जो इनकी गतिशीलता बढ़ते हुए जा रही है, यह कौन से बल के कारण बढ़ रहा है। तो आप आंसर में क्या बताओगे, तो गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल या उत्प्लावन बल। बायोएंसी फोर्स आप लोगों ने देखा होगा ना, बायोएंसी फोर्स, जब हम मग को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, मग को पानी धक्का देकर ऊपर ठेल देता है। या पानी के अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु को उठाना क्या है, उठाने में क्या है, इजी होता है। क्यों, क्योंकि उस पर एक बल लगता है, और उसी बल को क्या बोला जाता है, बायोएंसी फोर्स कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो वही है प्लवनशीलता बल के कारण ही, यानी कि पृथ्वी हमेशा, यानी पानी जो है हमेशा अपने से हल्के घनत्व वालों को ऊपर जो होता है भेजता रहता है। और यही रीजन है कि ऊपर यह जो महाद्वीप है, यह महाद्वीप क्या है, सियाल के, यह जो होता है सियाल का बना हुआ है, सियाल हल्का है, तो सीमा के ऊपर हमेशा ये क्या है, तैरता रहता है। इन्होंने ये बोला, लेकिन पर्वतों के निर्माण के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो आकर वहां पे फंस गए, और बिना रुकावट, वहां पे वो फ्रिक्शन बोल दिए तो रुकावट, तो दोनों में विरोधाभास हुआ, और इसलिए इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। दूसरी दिशा की तरफ इन्होंने किसको बोला था, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की। तो जब इनसे यह बात पूछा गया कि जो पश्चिम दिशा की ओर मतलब कि जो महाद्वीप है, वह महाद्वीपों का प्रसार हुआ था,
यही तो दो दिशा मैंने बताया ना, एक भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा कौन सा, पश्चिम दिशा की ओर। तो ये इनसे पूछा गया किसके कारण हुआ था, ऐसा क्या रीजन है जिस रीजन के कारण हुआ था। इन्होंने ये बोला सूर्य एवं चंद्रमा के, सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। इन्होंने यहां पर यह थ्योरी दिया कि सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। अब देखिए, जैसे यह पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, तो हमें अपनी पृथ्वी के बारे में पता है कि इसका, अगर हम लोग यह देखते हैं कि इसका घूर्णन किधर होता है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि इसका घूर्णन कैसे होता है, पश्चिम से पूरब की दिशा में यह मूव करता है, यह घूमता है। कौन से दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में यह मूव करता है। इन्होंने ये कहा था कि पश्चिम से पूरब की दिशा में मूव करने के कारण इस पर इस प्रकार से वस्तुएं जो भारी हैं वो क्या हो जाती है, ज्वारीय बल लगती है, और यह ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के कारण लगा, और इसी कारण ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप क्या हो गए, पश्चिम की तरफ भी इनका प्रसार हो गया। इन्होंने ये बोला, लेकिन आगे चलकर इनके इस बात को भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, इनको खारिज कर दिया गया। इनसे जब इस बात को पूछा गया था, समझना यहां पर, इनसे जब इस बात को पूछा गया कि ठीक है आप एक बात बताइए, रॉकी और एंडीज पर्वत, ठीक ना, तो रॉकी पर्वत और एंडी पर्वत, इसका निर्माण कैसे हुआ। हम आपकी बातों को मान लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कारण, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का प्रसार क्या हुआ, पश्चिम की दिशा में चला गया। लेकिन आप यह बताने का प्रयत्न कीजिए, यह बताने का ट्राई कीजिए कि रॉकी पर्वत और एंडी पर्वत, इन दोनों का निर्माण कैसे हो गया, इन पर्वतों का निर्माण क्यों, किस प्रकार से हो गया, यह जब पूछा गया कि इसके लिए कौन सा बल लगा, क्या यही बल है क्या। इन्होंने यहां पर बताने का प्रयत्न किया कि सीमा के संघर्ष के कारण, और सीमा के संघर्ष के कारण, संघर्ष के कारण सियाल में सिकुड़न हुई, जिससे रॉकी एवं एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्होंने यह बात यहां पर बोल दिया कि जो यहां पर भ्रमण हो रहा है, जो यहां पर सीमा चल रहा है, तो सीमा के ऊपर जो सियाल यहां पर मूव कर रहा है, जिसके कारण उन दोनों में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन होने के कारण सिकुड़न पैदा हो रहा है, और इसी सिकुड़न पैदा होने के कारण एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन फिर भूमध्य रेखा की तरफ इन्होंने जो बल के तरफ इशारा किया हुआ था, इनके द्वारा ही तो कहा गया था बिना रुकावट का चल रहा है, और यही रीजन हुआ, ये दोनों में विरोधाभास हुआ, और इसको भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है ना, इसको भी खारिज किया गया। एक लास्ट पॉइंट और हम लोग पढ़ लेते हैं अल्फ्रेड वैगनर के बारे में, कि कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने ये कहा कि कार्बोनिफेरस युग में, आप लोग मेरी लास्ट क्लास को जरूर देखना, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा इनके द्वारा क्या बोला गया कि कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में, तो कार्बोनिफेरस युग में किसका निर्माण हुआ था, तो पेंजिया का निर्माण हुआ था। इनके द्वारा यह कहा गया था कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग में किसका निर्माण था, पेंजिया था। ये इनके द्वारा ये कहा गया था। लेकिन लेकिन कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया था, इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला, और ना ही इनके द्वारा
किसी साक्ष्य की उपस्थिति कराया गया। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख लेना, परंतु परंतु उससे पहले का कोई साक्ष्य नहीं है। बेचारे के ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन कर दिया गया कि अब ये साक्ष्यों को मतलब खोजने में निकल पड़े, और उसी समय उनकी मृत्यु भी हो जाती है और साक्ष्य इनको मिल नहीं पाया। कुछ जिस साक्ष्य के आधार पर इन्होंने वैगनर ने प्रूव करने का प्रयत्न किया था, उन साक्ष्यों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। उन साक्ष्यों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक नियम दिया था, समझना यहां पर, जिग जिग्जा फिट का इनके द्वारा जो होता है नियम दिया गया था। किसके द्वारा नियम दिया गया था? तो यह नियम दिए थे वैगनर ने। यह नियम किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। यह कौन सा नियम है? जिग्सा फिट का नियम दिया गया था। इन्होंने वैगनर ने क्या कहा? वैगनर ने कहा कि कुछ इन्होंने प्रूव किए दिया, जैसे जैसे कोई भी वस्तु है अगर टूटता है, जैसे ये पेन है, तो इस पेन को जब हम तोड़ते हैं तो जिस आकार में ये टूटेगा तो फिर आकर वैसे ही तो ये फिट हो जाएगा ना, वैसे ही तो फिट हो जाएगा ना। तो इन्होंने पृथ्वी के जो नक्शे है ना उसको लिया और उसको आपस में मैच करने का, आपस में मिलाने का प्रयत्न किया, और उसको मिलाने के बाद इनके द्वारा कहा गया कि देखो ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, अर्थात यह बहुत साल पहले क्या हुए होंगे, मिले हुए होंगे, और किसी बल या पृथ्वी की घूर्णन या किसी के कारण यह अलग हुए होंगे। वही खोज इनके द्वारा कहा गया, और एग्जाम्पल में कहा गया कि देखो, ने कहा कि आंध्र महासागर के दोनों ओर, दोनों ओर का तट आपस में मिलाने पर जुड़ जाएंगे। इनके द्वारा यह बात कहा गया। जैसे इन्होंने यह कहा, आप लोग साथ में फोटो बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और दूसरी दिशा में ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो ये वाला पार्ट आकर क्या इसमें मिल जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, अमेरिका का पूर्वी तट है। और ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट है। और ये बीच में दोनों का कौन सा पार्ट आ गया? आंध्र महासागर। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? आंध्र महासागर। इन्होंने कहा कि देखो अगर इस वाले पार्ट को ले जाकर हम यहां मिलाते हैं, वैसे ही अगर इसको जो होता है लाते हैं, मिलाने का हम प्रयत्न करते हैं, तो ये सभी के सभी पार्ट जाकर आपस में क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से वह मिल जाने का काम करेंगे। यह अफ्रीका का, अफ्रीका का पश्चिमी तट है।
तो ये आपस में जाकर आप क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इन्होंने बस यहां पर यही नियम दिया था कि एक प्रकार से जिग्जा फिट है और वो आपस में जाकर अगर मिल रहे हैं, आपस में जाकर अगर ये मिल रहे हैं तो हो ना हो कभी ये आपस में मिले हुए होंगे, तो पृथ्वी पे कोई बल काम किया होगा जिसके कारण ये आपस में टूट रहे हैं, और अभी भी तो इनके निर्माण और टूटने की प्रक्रिया चल ही रही है ना। तो इस आधार पर इन्होंने इनका एक वैगनर का एक साक्ष्य होता है जिग्जा फिट। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट्स इनके बारे में कहा गया, वैगनर ने कहा आंध्र महासागर के कौन सा, आंध्र महासागर के दोनों तट में, दोनों तट में पाए जाने वाली, पाए जाने वाली एक प्रकार से जो पर्वत श्रृंखला है, हर्साइनियम या कालरेडियम जो है, या कोलरेडियम जो है, पर्वत श्रृंखला के पर्वत श्रृंखला की आयु, पदार्थ यानी कि खनिज, और भौतिक एवं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं क्या है, समान है। इन दोनों की क्या है, समान है। अब देखिए कुछ और भी कहा जाता है कि यहां पर जो एक प्रकार से पाए जाने वाले जो जंतु भी रहे हैं ना, इनकी विशेषताएं आपस में क्या है, समान है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं यहां पर कनाडा और यूएसए, तो कनाडा और यूएसए में एप्लेसियन पर्वत है। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। इनके बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और यहां पर आयरलैंड की, आयरलैंड के पर्वत, इनमें यह समानता देखा गया कि इन सभी के जो है आयु और यहां पर मिलने वाले पदार्थ, यह सभी के सभी क्या है, एक समान है। और इसी के आधार पर वैगनर ने यह नियम देने का प्रयत्न किया था कि अगर यह समान है और अलग अलग क्षेत्रों में अगर ये पाए जा रहे हैं तो हो ना हो वहीं से उठाकर लेकर गए होंगे या टूटकर वहां पे गए होंगे। तो ये दूसरा इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया था। तीसरा इनके द्वारा कौन सा दिया गया था, तीसरा इनके द्वारा बोला गया कि एक वनस्पति है, जिस वनस्पति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ग्लोसॉप्टेरिस, टेरिस यानी कि ग्लोसॉप्टेरिस। ग्लोसॉप्टेरिस, ठीक है ना। यह जो एक प्रकार से वनस्पति है ना, इस वनस्पति का इस वनस्पति का जो अवशेष है वह अफ्रीका में भी प्राप्त हो रहा है, साउथ अमेरिका में भी प्राप्त हो रहा है, भारत में भी प्राप्त हो रहा है, मेगागास्कर में भी प्राप्त हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी प्राप्त हो रहा है। तो इन्होंने इनके द्वारा यह कहा गया कि जैसे देखो, एक बार ऐसे ही बना लेना।
जैसे भी हो। इन्होंने ये कहा कि देखो, मे भी ऐसा हो सकता है कि इसी क्षेत्र में, यहीं पर, इसी वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर यह वनस्पति क्या है, पाया जाता होगा। ठीक है, यह वनस्पति क्या होता होगा, पाया जाता होगा। और धीरे धीरे जब ये आपस में यहां से अलग होने लगे, दूर होने लगे, ग्लोप्टेरिस नामक जो वनस्पति है वो इसी क्षेत्र में पाया गया होगा, और इनके बिखंड, इनके दूर जाने के कारण उन वनस्पति, इस वनस्पति का अवशेष अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया होगा। तो इनके द्वारा क्या बोला गया कि यह वनस्पति का जीवाश्म, इस वनस्पति का जीवाश्म अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, भारत में, और मेडागास्कर में, और ऑस्ट्रेलिया में पाया गया होगा। ये अफ्रीका का पार्ट, ये वाला कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका का पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये अंटार्कटिका का पार्ट, अंटार्कटिका लिख लीजिएगा। ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ये वाला पार्ट इंडिया का हो गया, और मेगाकास्कर वाला एक ही जगह पर ये क्या है, सभी के सभी पाए गए होंगे, इस ग्लोसोप्टेरिस नामक जो वनस्पति है। और यही रीजन रहा, यही कारण रहा कि इसका प्रसार भी अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया। तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह तीसरा साक्ष्य दिया गया था। कौन सा दिया गया था, तीसरा साक्ष्य दिया गया था। चौथा अगर जो होता है साक्ष्य हम लोग देखते हैं तो समझिएगा, स्कैंडिनेवियन देश, वियनियन देश। पहले तो हमें यह समझना होगा कि स्कैंडिनेवियन देश किस प्रकार का देश है। जैसे यहां पर जो नॉर्वे प्राप्त होता है, ठीक है, और यह सभी के सभी देश जो थे ना, आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला देश कौन सा हो गया, फिनलैंड हो गया। ये स्वीडन हो गया, और यहीं पे एक जुड़ा हुआ है डेनमार्क। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पे पहले क्या जुड़ा हुआ था, ये टोटल महासागर वाला पार्ट हो गया, यहां पे पूरा का पूरा महासागर है। ये कहा जाता है कि यहां पर स्थल खंड थे, बट अब क्या हो गया है, आंध्र महासागर है। अब क्या हो गया है, आंध्र महासागर। और इन्हीं देशों को क्या बोला जाता है, कौन सा देश बोला जाता है, तो इनको ही कहा जाता है स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन कंट्री, देश। देखिए यहां पर एक जंतु पाया जाता है, जिस जंतु का क्या नाम है, लेमूर। कौन सा जंतु है, लेमूर जंतु है। और यह प्राचीनतम समय से ही, जो लेमूर नामक जंतु है, यह जंतु प्राचीनतम समय से ही पश्चिम की तरफ चलता है। पश्चिम की ओर हमेशा से क्या हुआ है, माइग्रेट हुआ है। अब तो लेमोरियन, इसी कारण इसे हम लोग लेमोरियन देश भी कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ,
यह माना कि इनका हमेशा किस किस साइड में इनका प्रसार हुआ, तो इनका हमेशा जो लेमुर नामक जो जंतु है, जो पशु है, यह पशु हमेशा पश्चिम की ओर चलता रहा, पश्चिम की ओर चलता रहा। और पहले यहाँ पर स्थल खंड थे, अब यहाँ पर स्थल खंड हट चुके हैं। और यही रीजन हुआ कि कहा जाता है कि जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं, जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं और बिना कुछ देखे आंध्र महासागर में जाकर ये डुबकी लगा देते हैं और मर जाते हैं, आत्महत्या करना। तो ये साक्ष्य बार बार इनकी जो होता है लेमुरियन देशों के द्वारा प्राप्त होता है, लेमुरियन की मृत्यु प्राप्त होती है। तो यही पता लगाया गया कि आखिर इन जंतुओं में है क्या। तो मेंटालिटी इस प्रकार के जंतुओं में हमेशा से बना हुआ है कि साउथ में स्थल है और उसी स्थल के लिए वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो ये पहले से ही प्राचीन समय से ही ऐसे ही कर रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं। तो यह भी इनके वैगनर के द्वारा तथ्य जो होता है दिया गया था। फिर हम लोग देखते हैं 1929 में वैगनर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वैगनर की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने साक्ष्य तो दिया था, लेकिन जो एविडेंस इन्होंने यह खोजने के लिए गए थे उस एविडेंस को यह पूरा नहीं कर पाए। तो फिर आगे चलकर ऑथर होम ने अपना कुछ परिसंकल्पना दिया, जिसको संवहन धारा का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसने दिया हुआ था, तो ऑथर होम्स के द्वारा संवहन धारा का सिद्धांत के नाम दिया गया था। और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने वैगनर वाला टोटल पॉइंट कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में, जहां पर इसके आगे का हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। जब कभी भी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना होगा तो एक कोड का यूज आप लोग जरूर करना, PK10। PK10 कोड का यूज करने के बाद आप सभी को मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। क्लास को लाइक जरूर करना है, आप सभी लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।